गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट किए थे। तो क्वांटम नंबर में आपको बताए थे कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है और इसके मदद से किसी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में एग्जैक्ट एड्रेस बताया जा सकता है। अब वो जो 4 नंबर का सेट है, चारों नंबर को हम लोग को बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहला जो नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर में सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, छोटे वाले n से। ये क्वांटम नंबर हम लोगों को आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। लिख रहे हैं कि दिस क्वांटम नंबर gives idea about orbit number in which electron is present। ये जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम लोग को आइडिया देता है उस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब आप ये सोचिए कि ऑर्बिट का नंबर क्या कभी जीरो होता है? तो नहीं होता है। तो जब ऑर्बिट का नंबर जीरो नहीं होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। ऑर्बिट का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ऑर्बिट का नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है, 3/2, 5/6 इस तरीके से। तो n का वैल्यू कभी जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। ऑर्बिट का नंबर होता क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो n का वैल्यू इसी में से कुछ हो सकता है। ये अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में छोटा छोटा बात अभी बता रहे हैं। बोले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। उसके बाद n का वैल्यू कभी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। n का वैल्यू ये सब हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि आप पढ़े हैं एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² बाई n² जूल। आप ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पढ़े। अब आप इस एनर्जी निकालने के फॉर्मूला में भी देख रहे हैं कि n है, तो जिसका भी n आपको पता है तो समझ जाइए कि आप उसका एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर also gives idea about energy of orbit। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट के एनर्जी को बताने का भी आइडिया देता है। मतलब आपको ऑर्बिट का एनर्जी भी पता चल सकता है अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है मतलब कि आपको ऑर्बिट पता है। तो ऑर्बिट अगर पता है तो उस ऑर्बिट का एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप। n जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 2 और किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 5, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 है उसमें ज्यादा एनर्जी है 2 के कंपैरेटिव। अब ये तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में छोटा छोटा 2 लाइन पहले लिखवाएं।
इसके बाद अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि राइट वैल्यू ऑफ n फॉर 18th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया कि पोटेशियम के 18वें इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताओ, कि पोटेशियम का 18वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ये बताओ, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको ऑर्बिट का आइडिया देता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पोटेशियम के 18th इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताइए, तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सबसे पहले तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना होता है। जैसे पोटेशियम है तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आज हम यही मान के चलेंगे कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्योंकि इसके पीछे के 2 लेक्चर्स में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो पीछे वाले लेक्चर को आपको देखना होगा। तो पोटेशियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। बात करना है 18वें इलेक्ट्रॉन का, तो 18वां इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब 18वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, इसका मतलब कि n का वैल्यू हो गया 3, इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है। इसी तरीके से n का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा सवाल और दें, क्वेश्चन हो कि राइट वैल्यू ऑफ n फॉर 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज के 22वें इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू बताइए। मैंगनीज के 22वें इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू बताइए कि 22वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर रहेगा तो सबसे पहला काम तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ही करना है कि मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 22वां इसमें है। आगे क्या लगा हुआ है, 3, तो n का वैल्यू हो गया 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोग को ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। इसका मतलब है अगर आप ये देखें तो इतना समझ सकते हैं कि हाँ, मैंगनीज का 22वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तो 3rd ऑर्बिट में। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए। दूसरा जो क्वांटम नंबर अब हम लोग को पढ़ना है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को छोटे वाले l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। इसी को हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। लेकिन पॉपुलर यही वाला नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में है। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर gives idea about suborbit in which electron is present। एजीमुथल क्वांटम नंबर उस सबऑर्बिट का आइडिया देता है कि जिस सबऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, आपको ये बताया गया है कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वक्त कि सबऑर्बिट है एस, सबऑर्बिट है पी, सबऑर्बिट है डी, सबऑर्बिट है एफ, ये सब सबऑर्बिट है। इन सब का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस में रहेगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पी में होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होगा। अगर डी में होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा। अगर एफ में होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होगा। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, पी में है तो 1, डी में है तो 2, एफ में है तो 3। कुछ देर के लिए पहले तो एकदम इसको दिमाग में सेट कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर बताएं तो प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी तक केवल हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते थे। अब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी वैल्यू निकालना है। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से सवाल आया कि राइट वैल्यू ऑफ n, l, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दोनों निकालना है। राइट वैल्यू ऑफ n, l फॉर 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दोनों निकालना है। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन जब बनाना होता है तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। सोडियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये पहले कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद बात करना है हम लोग को 7वें इलेक्ट्रॉन का। तो 7वां इलेक्ट्रॉन वैसे ही गिनिए जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में गिनते थे कि कहां पे है 7वां इलेक्ट्रॉन। तो 2, 2, 4, 6, 10, मतलब 7वां इसमें है। आगे क्या लगा हुआ है 2, तो n का वैल्यू हो गया 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो गया 2। इसके बाद 2 के बाद क्या लिखा हुआ है तो p। अब देखिए p कहां है तो यहां p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, तो l का वैल्यू हो गया 1। मतलब ये जो आगे वाला है वो n का वैल्यू बता रहा है। बाद वाला जैसे p है तो देख लेंगे कि p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1। बात और समझिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से हो राइट वैल्यू ऑफ n, l for 25th इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल। निकल के 25वें इलेक्ट्रॉन का, निकल के 25वें इलेक्ट्रॉन का n और l दोनों का वैल्यू बताना है। पहले करेंगे क्या कि निकल का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे,
एटॉमिक नंबर 28 है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एकदम आराम से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। बात करना है 25वें इलेक्ट्रॉन का, तो अब गिनना स्टार्ट करेंगे 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 इलेक्ट्रॉन, 6 18 इलेक्ट्रॉन, 2 20 इलेक्ट्रॉन, 25वां इसमें है। अब आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो n का वैल्यू हो गया 3। अब l के वैल्यू के लिए आपको देखना है कि बगल में क्या लिखा हुआ है, तो d। आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन s में है तो l का वैल्यू 0, p में है तो l का वैल्यू 1, d में है तो l का वैल्यू 2, f में है तो l का वैल्यू 3। ये भी बता रखें। यहाँ इलेक्ट्रॉन d में है तो l का वैल्यू 2 हो गया, तो l बराबर 2। इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये नहीं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर अभी खत्म हो गया, अभी इसमें और आराम से आप वीडियो को रोक रोक के लिखते जाएं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करें 9572666999 वाले नंबर पे। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट के पास एक सब ऑर्बिट है s, दूसरे ऑर्बिट के पास 2-2 सब ऑर्बिट होता है s और p, तीसरे ऑर्बिट के पास 3-3 सब ऑर्बिट होता है s, p और d, चौथे ऑर्बिट के पास 4-4 सब ऑर्बिट होता है s, p, d और f। बोले कि जो ऑर्बिट है उसके पास सब ऑर्बिट होता है। पहले ऑर्बिट के पास एक सब ऑर्बिट, दूसरे के पास 2 सब ऑर्बिट, तीसरे के पास 3 सब ऑर्बिट, चौथे के पास 4 सब ऑर्बिट। अब देखिए 1s है, इसमें कोई बोले आपको कि n का वैल्यू बताओ क्या है, तो आगे क्या लगा हुआ है 1, तो n बराबर हो गया 1। अब कोई बोले l का वैल्यू बताओ, तो 1 के बाद क्या है s, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, तो लिखेंगे l बराबर 0। ऐसे ही सब का लिखना है 2s, तो n बराबर क्या होगा, तो आगे 2 लगा हुआ है तो n बराबर 2। l बराबर क्या होगा, s है, s के लिए l कितना होता है 0, तो लिख दिए 0। अब यहां देखिए 2p है, n बराबर क्या होगा 2, l बराबर क्या होगा, तो ये p है, p के लिए l कितना दिया हुआ है 1। बात सुनिएगा 3s आगे लगा हुआ है 3, तो n बराबर हो गया 3। उसके बाद है s, s के लिए l का वैल्यू है 0, तो l बराबर 0। 3p है, आगे लगा हुआ है 3, तो n बराबर 3। अब p के लिए l कितना हुआ 1। 3d है, आगे लगा हुआ है 3, तो n बराबर 3। d के लिए l का वैल्यू 2, तो लिख देंगे 2। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब जैसे 4s है, तो बताइए n बराबर कितना लिखेंगे, आगे 4 लगा हुआ है तो 4, इसके लिए n कितना लिखेंगे तो 4, इसके लिए भी n कितना लिखेंगे तो 4, इसके लिए भी n कितना लिखेंगे तो 4, क्योंकि सब के आगे 4 लगा हुआ है। l s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। अगर इन सब का n और l अगर निकाल लिए
तो आप इतना बात देख सकते हैं ऑब्जर्व करने के बाद कि L छोटा है N से, L जो है वो छोटा है N से। L देखिए कभी बराबर भी नहीं है, हमेशा छोटा ही है, बड़ा तो खैर नहीं ही है, बराबर भी नहीं है। L हमेशा छोटा होता है N से। तो पहले ऐसे लिख लेना है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे आप अपने कॉपी पे पहले इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर लिखिए वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज लेस देन N। L का जो वैल्यू है वो हमेशा छोटा होता है N के वैल्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल्स टू 3, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू है 3, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n बराबर 3, राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर n 3 है तो उसका L का वैल्यू बताइए। अब आप सोचिए कि अगर n दिया हुआ 3 तो L क्या होगा, इससे छोटा होगा। 3 से छोटा होता है 2, 1, 0, तो L का वैल्यू होगा 2, 1, 0। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो इसी तरीके से कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 और हो कि राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। तो देखिए n बराबर अगर 4 है और L का पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है तो L हमेशा इससे छोटा होता है। अब 4 से छोटा है 3, 2, 1, 0, तो ये सब इसका आंसर हो गया। इस तरीके से L आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पहले आप L में जो जो सवाल अभी हम दिखा रहे हैं उसको देखिए। क्वेश्चन फाइनल किस तरीके से आएगा वो पूरा क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद पता चलेगा। अभी आपको 2 क्वांटम नंबर पढ़ाए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में कुछ सवाल और भी है छोटा छोटा, वो दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है राइट डेजिग्नेशन फॉर फॉलोइंग, n बराबर 4, L बराबर 2, n बराबर 5, L बराबर 0। आप इसके लिए डेजिग्नेशन लिखिए, मतलब इसके लिए उपाधि लिखिए कि आप इसको क्या कह सकते हैं। जैसे n बराबर 4 लिखा हुआ है तो आगे आप 4 लगा दीजिए। n बराबर 4 आगे जो लगा रहता है वही n होता है। L बराबर 2 किसके लिए होता है, तो D के लिए होता है, तो 4 के बगल में D लिख दीजिए। ये आप इसको उपाधि दे सकते हैं 4D। ये लिखा हुआ है राइट डेजिग्नेशन फॉर द फॉलोइंग। इसको क्या लिख सकते हैं आप, n बराबर 4 L बराबर 2 को, तो 4D लिख सकते हैं। ये हुआ पहले का आंसर। दूसरे का आंसर बना रहे हैं n बराबर 5 तो आगे लिखेंगे 5, L बराबर 0, 0 किसके लिए होता है, S के लिए, तो लिख देंगे 5S। उम्मीद है समझ रहे होंगे बात। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता n बराबर 3 L बराबर 1 दिया होता, आपको डेजिग्नेशन लिखना होता, आप अपने से लिखिए इसको। n बराबर 3 है तो आगे क्या लिखिएगा 3, L बराबर 1 किसके लिए है, तो P के लिए, तो 3 के बगल में लिख दिएगा P। ये हुआ एक अलग तरीके का क्वेश्चन।
इसके बाद फिर देखिए कि और कैसा सवाल आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा सेलेक्ट which is not possible। सेलेक्ट करो कि इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है। 1s 2p 3p 2d 3f इस तरीके से दे दिया कि इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे, जैसे लिख दिया 1s। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आगे 1 है तो n का वैल्यू लिख देंगे, फिर s है तो l का वैल्यू लिख देंगे। अब ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि l छोटा है n से। l हमेशा छोटा होना चाहिए n से, l छोटा है n से, तो ये पॉसिबल है। अब है 2p, तो n बताइए कितना है, तो 2। l कितना है p के लिए, तो 1। l देख रहे हैं छोटा है n से, तो ये भी पॉसिबल है। 3p, n बोलिए कितना है 3, l बोलिए कितना है 1, l छोटा है n से, तो ये भी पॉसिबल है। 2d, n बराबर जो आगे लगा हुआ है और d के लिए l 2, क्या यहाँ l छोटा है n से, तो नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि l को छोटा होना चाहिए n से। l अगर छोटा है n से तो सही होगा, l अगर छोटा नहीं है n से तो गलत होगा। लिख देना है कि सिंस l इज ऑलवेज लेस देन n। 3f है, n कितना होगा 3, l कितना, कि ऑर्बिट का नंबर क्या कभी 0 होता है? l बराबर 0। आप इसके लिए डेजिग्नेशन लिखिए, मतलब इसके लिए उपाधि लिखिए कि आप इसको क्या कह सकते हैं। जैसे n बराबर 4 लिखा हुआ है, तो आगे आप 4 लगा दीजिए। n बराबर 4, आगे जो लगा रहता है वही n होता है। l बराबर 2 किसके लिए होता है? तो d के लिए होता है, तो 4 के बगल में d लिख दीजिए। ये आप इसको उपाधि दे सकते हैं 4d, ये लिखा हुआ है राइट डेजिग्नेशन फॉर द फॉलोइंग। इसको क्या लिख सकते हैं आप, n बराबर 4 l बराबर 2 को, तो 4d लिख सकते हैं। ये हुआ पहले का आंसर। दूसरे का आंसर बना रहे n बराबर 5, तो आगे लिखेंगे 5। l बराबर 0, 0 किसके लिए होता है? s के लिए, तो लिख देंगे 5s। उम्मीद है समझ रहे होंगे बात। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता n बराबर 3 l बराबर 1 दिया होता, आपको डेजिग्नेशन लिखना होता, आप अपने से लिखिए इसको। n बराबर 3 है तो आगे क्या लिखिएगा 3, l बराबर 1 किसके लिए है, तो p के लिए, तो 3 के बगल में लिख दिएगा p। ये हुआ एक अलग तरीके का क्वेश्चन। इसके बाद फिर देखिए कि और कैसा सवाल आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा सेलेक्ट विच इज नॉट पॉसिबल। सेलेक्ट करो कि इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है। 1s 2p 3p 2d 3f इस तरीके से दे दिया कि इसमें से कौन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे, जैसे लिख दिया 1s। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आगे 1 है तो n का वैल्यू लिख देंगे, फिर s है तो l का वैल्यू लिख देंगे। अब ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि l छोटा है n से। l हमेशा छोटा होना चाहिए n से, l छोटा है n से, तो ये पॉसिबल है। अब है 2p,
तो n बताइए कितना है, तो 2। l कितना है p के लिए, तो 1। l देख रहे हैं छोटा है n से, तो ये भी पॉसिबल है। 3p, n बोलिए कितना है 3, l बोलिए कितना है 1, l छोटा है n से, तो ये भी पॉसिबल है। 2d, n बराबर जो आगे लगा हुआ है और d के लिए l 2, क्या यहाँ l छोटा है n से, तो नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l को छोटा होना चाहिए n से। l अगर छोटा है n से तो सही होगा, l अगर छोटा नहीं है n से तो गलत होगा। लिख देना है कि सिंस l इज ऑलवेज लेस देन n। 3f है, n कितना होगा 3, l कितना है 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि l ऑलवेज लेस देन n। तो ये इस तरीके से भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चंस दिमाग में रखना है, ये भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से बन सकता है। अब हम लोग तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें पेशेंस रखना होगा आपको और एकदम पेशेंस के साथ इसको सीखना होगा। कारण है कि थोड़ा सा इसमें हुंस रूल का यूज होता है और यही सबसे मेन क्वांटम नंबर है। अगर ये सीख गए तो फिर कहीं नहीं फंसिएगा। तो थर्ड नंबर हेडिंग दे रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल m से तो डिनोट करते ही हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं स्मॉल m और उसके नीचे छोटा सा l, यही वाला ज्यादा चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस सबऑर्बिट में है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर gives idea about orbital in which electron is present. The value of magnetic quantum number gives idea about orbital in which electron is present. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आइडिया देता है उस ऑर्बिटल का जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसी में लिखेंगे इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल। साथ साथ लिखते चलेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा जब एक क्वेश्चन बता देंगे तब। अभी जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहले लिखें, साथ साथ लिखें। क्वेश्चन जैसे ही बताएं सारा प्रॉब्लम खत्म। अभी पहले लिखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मान लीजिए डी में इलेक्ट्रॉन है तो डी में तो 5-5 बॉक्स है, तो किस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला लाइन हो गया। दूसरा बता रहे हैं कि इसका वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है, ml इज इक्वल्स टू -l से +l, ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, तो -l से +l। अब इसको समझाते हैं और देखिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन d में है, फॉर d, तो d के लिए आप बताइए l का वैल्यू कितना होता है, तो 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, d के लिए तो l का वैल्यू है 2। तो ml कितना होना चाहिए, ml होना चाहिए -l से +l, मतलब 2 है तो -2 से +2 होना चाहिए।
अब ये बताइए कि डी में ऑर्बिटल कितना होता है, तो 5, तो 5 बॉक्स पहले बना लिए, 1 2 3 4 और 5। ml का वैल्यू है -2 से +2, तो -2 से +2 लिखते हैं, -2 -1 0 +1 +2, ये हुआ -2 से +2। आप देखिए कि हर बॉक्स का एक एक वैल्यू मिल गया। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें एल के, सॉरी पी के लिए, पी के लिए एल कितना होता है 1, तो ml क्या होगा, ml होगा -l से +l, मतलब l अगर 1 है तो -1 से +1। अब l बराबर 1 है p के लिए, p में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 3 बॉक्स बना ले, इसका वैल्यू है -1 से +1, सबको एक वैल्यू दे दे, तो -1 0 +1। अगर बात करें s के लिए, s के लिए l कितना होता है 0। अगर ml का बात करें तो ml होता है -l से +l, मतलब -0 से +0, इसका मतलब हुआ 0। अब l 0 है s के लिए, s में एक ऑर्बिटल, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, मतलब इस बॉक्स का वैल्यू हो गया 0। इसी तरीके से अगर f के लिए बात करते हैं तो f के लिए l कितना होता है, तो 3, बताएं s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ml कितना होगा, तो -3 से +3। अब अगर l बराबर 3 है f के लिए, f में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 7, तो पहले तो 7 बॉक्स बना ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। -3 से +3 वैल्यू है, सारे ऑर्बिटल का वैल्यू लिखे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो गया -l से +l, मतलब -3 से +3, हर ऑर्बिटल का अब आप देख लीजिए एक एक वैल्यू है। पहले तो इसको कॉपी पे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से नोट नहीं करिएगा तो क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल दिखा रहे हैं, कैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आपको समझना है वो पहले देखिए, उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन सिखाएंगे कि मेन क्वेश्चन कैसे आता है। लेकिन पहले जैसे सिखा रहे हैं वैसे आपको लिखते जाना है, सीखते जाना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पे पहले प्रैक्टिस करना है। राइट वैल्यू ऑफ n l ml for 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के 22वें इलेक्ट्रॉन का n l और ml तीनों का वैल्यू पूछ रहा है। इसके पहले जब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको n और l तक बताए थे, अब इसमें एक और बढ़ जा रहा है ml। n l और ml का वैल्यू बताना है 22वें इलेक्ट्रॉन का, किसके, तो मैंगनीज के। सबसे पहले तो जैसे आपका काम करने का जो पैटर्न था पहले वो काम करेंगे। पैटर्न ये था कि आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते थे जिसके बारे में भी पूछता था, तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये तो पहले आप काम करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये काम पहले करेंगे। ये जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो लिखेंगे। 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, यहां तक में तो 20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 22वां इसमें, इसको ऐसे घेरेंगे।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब आ जाता है तो कुछ अलग काम करना पड़ता है n और l के कंपैरेटिव। जैसे 3D है तो D के बॉक्सेज को यहां बना लेंगे नीचे। D में कितना बॉक्स होता है तो 5, तो 5 बॉक्स पहले बना लेंगे। 20 इलेक्ट्रॉन हो गया यहां तक, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20। अब यहां 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। हुन्स रूल के मदद से 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हुन्स रूल कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली भरते हैं हम लोग। तो ये भरे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को पहले अकेले अकेले भरते हैं ऑर्बिटल में। हुन्स रूल भी पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये नहीं कि शुरुआत से ही 2-2 भरने लगे, नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन को अकेले अकेले भरना है। अब आप देखिए कि ये तो हो गया 20 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गिनिए तो ये हुआ 21वां इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 22वां इलेक्ट्रॉन। तो जो 22वां इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए कि यही है 22वां इलेक्ट्रॉन। अब इतना करने के बाद अब आप आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए कि 22वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, आगे 3 लगा हुआ है, तो n का वैल्यू हो गया 3। n जैसे निकालते थे वैसे लिखे। उसके बाद लिखा हुआ है d, तो d के लिए l होता है 2, तो n और l तो पुराना बात हो गया, तो वो तो वैसे लिख दिए। आगे 3 लगा हुआ है तो n 3, उसके बाद d है तो l 2। अब बात आ गया ml पे, तो ml क्या होता है तो -l से +l। जैसे अगर ये 2 है तो ml होगा -2 से +2, तो यहां पर लिख नहीं देना है, -2 से +2 यहां लिख नहीं देना है, मन में पढ़ना है कि अगर L2 है तो ml होगा -2 से +2। लेकिन अब लिखना है तो कहां पे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2। बात सुनिए, L बराबर 2 है तो ml होगा -2 से +2, यहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है -2 से +2। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है 22वां, वो देखिए कि किस बॉक्स में है, तो -1 वाले बॉक्स में है, तो ml का वैल्यू हो गया -1। ये अभी एक क्वेश्चन बता के आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। अगला क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। इसी के आगे अब अगला क्वेश्चन फिर देंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, फिर बताएंगे स्पिन क्वांटम नंबर, और उसके बाद के फिर टॉपिक को अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इनफ फॉर द डे, नोट कर लीजिए।